हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट है और जिसका सब्जेक्ट कोड MSOC 507 है, जिसकी पेपर आईडी 3050 है, के क्वेश्चन पेपर के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है एमए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है कि व्हाट रेशनल क्रिया को जाना जाता है। व्हाट रेशनल एक्शन इज नोन एज, ऑप्शन ए तार्किक लक्ष्य उन्मुख क्रिया से, ऑप्शन बी प्रभावात्मक क्रिया से, ऑप्शन सी तार्किक मूल्यानुकूलित क्रिया से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट रेशनल क्रिया, जैसा कि वेबर के अनुसार इसको हम लोग तार्किक लक्ष्य उन्मुख क्रिया के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की मूल इकाई है। अकॉर्डिंग टू वेबर द बेसिक यूनिट ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी आर, ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी व्यक्ति और उसकी क्रियाएं, ऑप्शन डी व्यक्तियों की अर्थपूर्ण क्रियाएं। तो वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की मूल इकाई व्यक्तियों की अर्थपूर्ण क्रियाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि The sympathetic introspection approach to understand social behavior is used by, सामाजिक व्यवहार को समझने हेतु सहानुभूतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए काम्टे के द्वारा, ऑप्शन बी ई दुर्खिम के द्वारा, ऑप्शन सी CH कूले के द्वारा, ऑप्शन डी मैक्स वेबर के द्वारा। तो सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए सहानुभूतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण का प्रयोग CH कूले के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्श प्रारूप के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आइडियल टाइप्स। ऑप्शन है यह एक विश्लेषणात्मक निर्मित है, ऑप्शन बी यह अन्वेषणकर्ता को एक मापक पैमाने की तरह मदद करती है, ऑप्शन सी यह एक मानसिक निर्मित है, ऑप्शन डी यह घटनाओं का आदर्शात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। विच बुक इज नॉट एसोसिएटेड विथ मैक्स वेबर। ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है, ऑप्शन बी एसेज इन सोशियोलॉजी, ये भी मैक्स वेबर की पुस्तक है, ऑप्शन सी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह भी मैक्स वेबर की थ्योरी पुस्तक है, ऑप्शन डी इथिक्स एंड सोशियोलॉजी ऑफ मॉरल्स, ये जो है मैक्स वेबर की पुस्तक नहीं है। तो आपके प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही पुस्तक जो है वो मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वस्टहैन प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर यथार्थ की व्याख्या, ऑप्शन बी ग्रंथि तथ्यों के आधार पर यथार्थ का बोध, ऑप्शन सी सामाजिक कर्ता द्वारा दिए गए यथार्थ बोध व्यक्तिनिष्ठ अर्थ से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक कर्ता द्वारा दिए गए यथार्थ बोध से। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1910 में जर्मन समाजशास्त्री समाज का गठन किया गया था। द जर्मन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1910 बाई, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन बी मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम के द्वारा, ऑप्शन डी एच स्पेंसर के द्वारा। तो सन 1910 में जर्मन समाजशास्त्री समाज का गठन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष लिखी गई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन इन द ईयर, ऑप्शन ए 1838 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1859 में। तो पुस्तक जो आपकी ये कार्ल मार्क्स की है, जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो 1848 में लिखी गई थी। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थी। ऑप्शन ए सेंट साइमन की, ऑप्शन बी हीगल की, ऑप्शन सी एंजल्स की, ऑप्शन डी कांट की। तो कार्ल्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी वो हीगल से प्रेरित थी। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स का सैद्धांतिक आधार जाना जाता है। ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी वर्ग चेतनता। तो मार्क्स का जो सैद्धांतिक आधार है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार आर्थिक परकीकरण घटित होता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इकोनॉमिक एलिनेशन ऑकर्स इन, ऑप्शन ए चेतनता के क्षेत्र में, ऑप्शन बी धर्म के क्षेत्र में, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन में, और ऑप्शन डी मनुष्य के आंतरिक जीवन में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन डी मनुष्य के आंतरिक जीवन में। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार सत्ता के 3 आदर्श प्रारूपी प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर द 3 आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर, ऑप्शन ए तार्किक सामंतवादी पूंजीवादी, ऑप्शन बी तार्किक परंपरावादी सामंतवादी, ऑप्शन सी तार्किक वैधानिक चमत्कारिक और पूंजीवादी, ऑप्शन डी तार्किक वैधानिक परंपरागत और चमत्कारिक। तो वेबर के अनुसार जो सत्ता के 3 प्रकार है वो है तार्किक, परंपरागत और चमत्कारिक। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रैशनल, लीगल, ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। ऑप्शन ए सामाजिक घटनाएं, ऑप्शन बी सामाजिक यथार्थ, ऑप्शन सी भौतिक यंत्र, ऑप्शन डी मानसिक निर्मितियाँ। तो प्रश्न संख्या 13 में जो आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है, तो मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप जो है वो मेंटल कंस्ट्रक्शन हैं, मानसिक निर्मितियाँ हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष घटित होता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता के उद्भव से, ऑप्शन बी सहयोग के उद्भव से, ऑप्शन सी वर्ग चेतना के उद्भव से, ऑप्शन डी दरिद्रीकरण से। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वर्ग संघर्ष वर्ग चेतना के उद्भव से घटित होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण किया। हु एमंग द फॉलोइंग analyzed the impact of religious belief on economic system for the first time। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैक्स वेबर वह समाजशास्त्री है जिन्होंने सबसे पहले धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव का विश्लेषण किया था। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे जो है पूछा गया है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, मैक्स वेबर 1864 से 1920, सी.एच. कूले 1864 से 1921, और ऑप्शन डी दिया है कार्ल मैनहीम 1893 से 1947। ये जो है सभी समाजशास्त्रियों की जन्म तिथि और उनकी मृत्यु दिया है और आपको मैच कराना है कि किसका जो है वो गलत है। तो इसमें जो कार्ल मार्क्स का 1818 से 1883 ये सही है, मैक्स वेबर का 1864 से 1920 ये भी सही है, सी.एच. कूले का 1864 से 1921 यह गलत है, और ऑप्शन जो डी दिया है कार्ल मैनहीम का 1893 से 1947 ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण के बेवेरियन मॉडल का प्रयोग जाति के अध्ययन में किया गया है। ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये के द्वारा, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे द्वारा, ऑप्शन डी आंद्रे बेत्ते द्वारा, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। तो जो वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का मॉडल है उसका प्रयोग जाति के अध्ययन में आंद्रे बेत्ते के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में डैश श्रमिक की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन ए अभिजात, ऑप्शन बी बुर्जुआ, ऑप्शन सी
प्रोलेटेरिएट, ऑप्शन डी सर्फ। तो पूंजीवाद व्यवस्था में जो है श्रमिक प्रोलेटेरिएट की तरह कार्य करते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है। ऑप्शन ए मध्यम वर्ग को स्थापित करता है, ऑप्शन बी निम्न वर्ग का उत्थान करता है, ऑप्शन सी निम्न वर्ग का शोषण करता है, ऑप्शन डी उच्च वर्ग का शोषण करता है। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जो है वो निम्न वर्ग जो है उनका शोषण करता है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में गरीबी परिणाम है। ऑप्शन ए अभाव का, ऑप्शन बी श्रमिकों के शोषण का, ऑप्शन सी श्रमिकों के आलसीपन का, ऑप्शन डी पूर्व के कर्मों का। तो मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवाद में गरीबी का परिणाम जो है श्रमिकों के शोषण के कारण है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाई, ऑप्शन ए कच्चा माल जो उसे बनाने में लगता है, ऑप्शन बी श्रम की मात्रा जो उस वस्तु के उत्पादन में लगी है, ऑप्शन सी समय जो उस वस्तु के उत्पादन में लगा है, ऑप्शन डी बाजार में उत्पाद की मांग पर। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य जो है वो श्रम की मात्रा जो उस वस्तु में उत्पादन में लगी होती है उसके अनुसार निर्धारित होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं, 22 की ओर चलते हैं। इसमें आप देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। तो इसमें पूछा गया है कि वेबर की सामाजिक क्रिया के विषय में कौन सा सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शन ए क्रिया बाह्य होनी चाहिए, ऑप्शन बी क्रिया के साथ कर्ता द्वारा प्रतीतिक अर्थ लगाया गया हो, ऑप्शन सी क्रिया अन्य सामाजिक व्यक्तियों के प्रति उन्मुख हो, ऑप्शन डी क्रिया निर्जीव वस्तुओं के प्रति उन्मुख हो। तो जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो वेबर के सामाजिक क्रिया के से संबंधित हैं। जो ऑप्शन डी है प्रश्न संख्या 22 का वो जो है वेबर के सामाजिक क्रिया के संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने मानवीय विचारधारा एवं उसके सामाजिक संदर्भ के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। This sociologist tried to develop relationship between human thought and social context. Option A P.A. Sorokin, ऑप्शन B मैक्स वेबर, ऑप्शन C C.H. कूले, ऑप्शन D कार्ल मैनहीम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन D कार्ल मैनहीम। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्तित्व चेतनता से निर्धारित नहीं होता, लेकिन चेतनता अस्तित्व से निर्धारित होती है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन है हीगल से, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन सी वेबर से, ऑप्शन डी दुर्खीम से। तो यह कथन जो है वो कार्ल मार्क्स का है कि अस्तित्व चेतनता से निर्धारित नहीं होता, लेकिन चेतनता अस्तित्व से निर्धारित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विचार अपने समय के तथा अपने प्रस्तावक की सामाजिक स्थिति के उत्पाद होते हैं। यह विचार दिया गया है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो विचार है वो कार्ल मैनहीम का है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स प्रकाशित हुई। द बुक सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स वाज पब्लिश्ड इन, ऑप्शन ए 4 खंड में 1937 से 1941, ऑप्शन बी 3 खंड 1935 से 1941, ऑप्शन सी 5 खंड 1935 से 1941, ऑप्शन डी 2 खंड 1937 से 1941। तो सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स जो सोरोकिन की पुस्तक है वो 4 खंडों में 1937 से 1941 के बीच में जो प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोरोकिन ने समाजशास्त्र को विभाजित किया। ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक गतिकी, ऑप्शन बी संरचनात्मक समाजशास्त्र तथा गतिशील समाजशास्त्र, ऑप्शन सी सामाजिक स्थितिकी तथा गतिशील समाजशास्त्र, ऑप्शन डी संरचनात्मक समाजशास्त्र तथा सामाजिक व्याधिकी। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तार्किक अर्थपूर्ण पद्धति से कौन संबंधित है। हु इज एसोसिएटेड विथ लॉजिकल मीनिंगफुल मेथड। ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी पेरेटो। तो तार्किक अर्थपूर्ण पद्धति से पेरेटो संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 28 को ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशियो कल्चर कंसल्टी स्पेस एंड टाइम किसने लिखी है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन सी डी सी.एच. कूले। तो यह पुस्तक जो है कार्ल मैनहीम की है। तो प्रश्न संख्या 29 को ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन समाजशास्त्र में समन्वयवादी संप्रदाय से संबंधित है। हु बिलोंग्स टू इंटीग्रलिस्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन बी सी.एच. कूले, ऑप्शन सी मैनहीम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र के समन्वयवादी संप्रदाय से पी.ए. सोरोकिन संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति सामाजिक मानवीय समुदाय से परिकीकृत हो जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तु से परकीकरण, ऑप्शन बी उत्पादन प्रक्रिया से परकीकरण, ऑप्शन सी स्वयं से परकीकरण, ऑप्शन डी साथ के लोगों के समुदाय से परकीकरण। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स कूले का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 1870 में अमेरिका में, ऑप्शन बी 1871 में अमेरिका में, ऑप्शन सी 1864 में इंग्लैंड में, ऑप्शन डी 1864 में अमेरिका में। तो चार्ल्स कूले का जन्म अमेरिका में 1864 में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज्ड सोशल प्रोसेस फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी चार्ल्स कूले, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी पेरेटो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा चार्ल्स कूले, ऑप्शन बी। चार्ल्स कूले ने जो सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा किस पुस्तक में वर्णित की है। तो इन विच बुक चार्ल्स कूलेस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड। ऑप्शन ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन सी सोशल प्रोसेस, ऑप्शन डी दास कैपिटल। तो कूले का जो प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट है वो उनकी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। उपर्युक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए चार्ल्स कूले, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी अगस्त काम। तो यह कथन जो है चार्ल्स कूले का है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक एवं चेतनात्मक संस्कृति का प्रयोग सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है। तो सोरोकिन वो समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए भावात्मक और चेतनात्मक संस्कृति का प्रयोग किया था। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो थ्योरी ऑफ लिमिट्स इन सोशल चेंज इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी आगबन, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो सामाजिक परिवर्तन का जो सीमा सिद्धांत है वो पी.ए. सोरोकिन से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। 38 में आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता को ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है। विच सोशियोलॉजिस्ट हैज़ क्लासिफाइड सोशल मोबिलिटी इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ऑप्शन ए स्कॉट, ऑप्शन बी एस.एम. मिलर, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी अकबर। तो सामाजिक गतिशीलता को जो दो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी सोरोकिन आपका सही उत्तर होगा। सोरोकिन ने जो सामाजिक गतिशीलता को ऊर्ध्व तथा क्षैतिज दो भागों में विभाजित किया है।
प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञान और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण किस समाजशास्त्री ने किया है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम। तो ज्ञान और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण कार्ल मैनहीम के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया पुस्तक किसने लिखी। हु रोड द बुक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी हीगल। तो आइडियोलॉजी और यूटोपिया ये पुस्तक जो है कार्ल मैनहीम की है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो समाजशास्त्र एमए समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।